In this video, we will learn about that what is the operating system. The actual definition of the operating system that is the interface between your hardware and the user. Because at every particular computer, desktop, whatever it is, either it is a computer, desktop, laptop, notebook, any mobile, having the mandatory part of the operating system is available within the original field. That is the more powerful for the machinery facility with the device manager, but when it is the pirated, that is not good for your device manager. So what is the device manager? Device manager जो होता है ना बेसिकली बेटा, वो होता है कि आपने जब भी कोई चीज़ अपने किसी पार्ट पे डालनी है, कंप्यूटर में या फ़ोन में कहीं पे भी डाल रहे हो ना, तो सबसे पहले उसे ऑपरेटिंग सिस्टम में अपनी प्राइमरी मेमोरी के साथ वर्क करना पड़ता है. प्राइमरी मेमोरी होती है रोम, रैम और आपकी जो पार्ट में कैश मेमोरी हम यूज़ करते हैं. उसके बाद जो रैम आती है वो हमारी कभी भी सेकेंडरी में नहीं बोली जाती, प्राइमरी में बोली जाती. सेकेंडरी में वो चीज़ होती है जो आपकी विश के अकॉर्डिंग टू चलनी है. लेकिन आजकल क्या है कि सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हार्ड डिस्क भी एक मैंडेटरी पार्ट हो गया सेकेंडरी में, जिसमें आपकी फाइल्स में आपको ड्राइव्स दिखती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, दैट इज़ कॉल्ड एन हार्ड डिस्क. एंड द प्राइमरी मेमोरी में जो किसी भी फ़ोन की मेमोरी होगी या किसी भी पार्ट की, तो रोम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. और रोम में जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्योंकि रीड ओनली मेमोरी है, तो जो इसमें एक बार चला जाता है वो रीड का कंटेंट क्यों है, क्योंकि एवरीडे जब आपको कभी भी कंप्यूटर ऑन करना है या फ़ोन ऑन करना है तो वो चीज़ चाहिए होगी, तभी आपके सॉफ्टवेयर जो है डिवाइस मैनेजर से एक्सेस लेके आपका काम कर पाएंगे. तो प्राइमरी मेमोरी से, रोम से, रैम में एवरी टाइम डेटा उठ के आएगा, और जैसे ही आपको डेस्कटॉप या आपकी स्क्रीन इशू होगी तो उस टाइम के ऊपर डिस्प्ले के टाइम पे रैम आपको फॉर्मेट देगी ऑपरेटिंग सिस्टम का विद द हेल्प ऑफ डिवाइस मैनेजर, कि आपके हार्ड डिस्क में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं उनको भी, और अगर कोई कैश मेमोरी में आपकी डीलिंग उस टाइम चल रही है उसको भी. तो हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि ए बी यहाँ पे कॉलन क्यों नहीं है. ए बी फॉर फिक्स है हमारे फ्लॉपी डिस्क के लिए, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क भी जो थी एक सेकेंडरी डिवाइस थी, नहीं है भी अभी, लेकिन अब कोई इसे यूज़ नहीं करता. जब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट टाइम आए थे, जैसे फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आया था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द जनरेशन के अकॉर्डिंग टू, अगर मैं आपको वीडियो सेंड करूँगी आप उनको देखना ज़रूर, आपको पता लगेगा कि जनरेशन के अकॉर्डिंग टू सबसे फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर हमें मिला था, ऑपरेटिंग सिस्टम मिला था, वो डॉस था. उसके बाद लैंग्वेजेस मल्टीपल आती गई. तो डॉज में क्या होता था, क्योंकि डॉज अपने आप में एक इतना छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम था कि जिसको हार्डली ये जैसे 15 MB का ही डेटा अपने पार्ट पे स्टोर करती है, तो इसको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4 MB चाहिए होते हैं. तो इसका पूरा का पूरा 3 फाइल्स के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है. दैट इज़ द .com फाइल, .exe फाइल एंड .bat फाइल. बैट इज़ द बैच फाइल जब आपके ग्रुपिंग में काम करते हो. तो डॉज एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब हम कैटेगरीज की बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कैटेगरीज कितनी है. कैटेगरीज में है इसके पास सिंगल यूज़र, सिंगल टास्किंग. सिंगल यूज़र का मीनिंग होता है कि जिस भी पार्ट के ऊपर आप जब डेटा परफॉर्म कर रहे हो तो आप सिंगल यूज़र की कैटेगरी में एंटर कर चुके हो अगर, तो आपका जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है उसमें अगर आप अकेले ही उसको यूज़ कर रहे हो तो वो कहलवाएगा सिंगल यूज़र. सिंगल टास्किंग का मतलब है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक ही तरह का काम होता हो, जैसे कि अभी हमने बात की है डॉज. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ही तरह का काम होता है, क्योंकि यह है कमांड लाइन इंटरफेस. इसके अंदर और कोई काम हो नहीं सकता, क्योंकि यह सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर बेस्ड है. लेकिन आजकल क्योंकि ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किसकी कंपैटिबिलिटी है, तो उसमें ये एज ए यूटिलिटी फाइल चल सकता है, जो मैं आपको प्रैक्टिकली कल परफॉर्म करवाऊंगी क्लास में, कि आपकी यूटिलिटी फाइल्स में डॉज कैसे आपके पास चल रही होती है इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो डजंट मीन दैट कि सिंगल यूज़र, इसको सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग भी कहते हैं डॉज को, बट सिंगल टास्किंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ डॉज ही वर्किंग करिए. सिंगल यूज़र का मतलब ये है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर चलाने वाले यूज़र मल्टी यूज़र है, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आपके घर में सिंगल सिस्टम है तो उसमें आपको बच्चे 2 हैं, सिबलिंग्स हो, 2 हो, जॉइंट फैमिली है, 4 हो, 5 हो,
जितने भी हैं आपके कजन्स हैं, तो आपको मल्टीपल सिस्टम उन्हें दे के लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उनको एक ही सिस्टम में मल्टीपल अकाउंट अगर बना दोगे तो वो होता है मल्टी यूज़र। और अगर सिंगल सिस्टम में सिंगल स्टूडेंट ही वर्क कर रहा है, सिंगल बच्चा ही वर्क कर रहा है, तो वो हो जाता है सिंगल यूज़र। ये इन्वायरमेंट में आपको प्रैक्टिकली कल क्लास में बताऊंगी कि कैसे हम इसके साथ डील करते हैं। आगे टर्न आती है मल्टीटास्किंग की। मल्टीटास्किंग जो होते हैं ना, मल्टीटास्किंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं सारे हैं, इवन दैट यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनिक्स भी हमारा मल्टीटास्किंग भी है, सिंगल टास्किंग भी है, सिंगल यूज़र भी है, मल्टी यूज़र भी है। क्योंकि यूनिक्स के अंदर सारा काम शेल के अंदर होता है, शेल स्क्रिप्ट्स होती हैं। जैसे आपने कमांड में इंटरफेस करना है तो अलग होगी, आपने ग्राफिकली कोई काम करना है तो अलग होगी, प्रोग्रामिंग में काम करना है जैसे, तो जब शेल्स अलग अलग है ना, तो फिर इसका काम इस तरह से एंटर कर जाता है हमारे पास। अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों मल्टीटास्किंग है? क्योंकि देखो, आप जब कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपने कोई भी पिक्चर वाली फॉर्मेट खोल रखी है, या कोई काम कर रहे हो तो बैकग्राउंड में कोई आप बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हो, तो वो मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर रहा होता है उस टाइम के ऊपर, और वो मल्टीटास्किंग के एनवायरनमेंट में हमारा आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप, वो है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा इसका एस्पेक्ट और कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हो, उसको मल्टीपल जॉब्स दे के रखते हो। मतलब एक तरह का काम नहीं होता, मल्टीपल जॉब्स का काम है। तो उसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि हमने जो इसके साथ कंप्यूटर लगा रखा है, जो कंप्यूटर की कैटेगरी इसके साथ जोड़ रखी है, तो कंप्यूटर से जब इसको मल्टीपल एसेस में कमांड जा रही है, तो फॉर एग्जांपल आपने इसके साथ कोई प्रिंटर अटैच किया हुआ है, तो एक साइड पे आप अपनी फाइल्स के साथ काम कर रहे हो, दूसरी साइड पे ये प्रिंटर यूज़ कर रहा है। फॉर द मीन टाइम अगर वो शेयरिंग के अंदर है, तो और कोई उस प्रिंटर को यूज़ करना चाहता है, तो अभी उसे वो प्रिंटर आइडल स्टेज पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक कंप्यूटर उसको असेस कर बैठा है। अब अगर हमारा शेयरिंग में है तो एक और भी कंप्यूटर अवेलेबल है, तो ये भी चाहता है कि मुझे प्रिंटिंग की कमांड निकालनी है, लेकिन ये जाएगा हमारा प्रिंटिंग क्यू में। जैसे ही एंटर करेगा तो वो वेटिंग मोड में चला जाएगा, क्योंकि अभी प्रिंटर आइडल स्टेज पे नहीं है, इसने इसकी कवरेज उठाई हुई है। सो मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर होती है 3 स्टेजेस। वन इज द आइडल स्टेज, अनदर इज द वेटिंग स्टेज, एंड थर्ड इज द बिजी स्टेज। देखो, जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी किसी रिसोर्स को लेके बैठा हुआ है तो बिजी होगा, ऑलरेडी बिजी होगा ना। तो जैसे अभी हमने देखा कि कोई और लाइन में लगा तो वो वेटिंग में जाएगा, और उसकी वेटिंग कब क्लियर होगी, जब ये बिजी शेड्यूल छोड़ के उस सिस्टम को आइडल कर देगा। तो ये साइकिल हमेशा आपके सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी घूमता रहता है, और मल्टी प्रोग्रामिंग इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि एट ए टाइम ये मल्टीपल परफॉर्मेंसेस विद इन अ सेकेंड परफॉर्म करता है, और आपका काम जो है वो आसान कर देता है। अब आगे हम देखते हैं कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ अगर इन केस रिसोर्स शेयरिंग में और भी काम होता है तो वो कैसे होता है। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की, दैट नेम इज द मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में शेयरिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे 2 कंप्यूटर्स हैं, तो 2 कंप्यूटर्स हमारे अलग अलग डिवाइसेस के साथ भी अटैच हुए हुए हैं, तो इनका सर्वर हम एक रख सकते हैं। मतलब इनका जो CPU रख रहे हैं ना, वो हम एक रख रहे हैं, सिंगल। तो जो इसमें काम होगा वो भी इसमें सेव होगा, जो इसमें होगा वो भी इसमें सेव होगा। इन आइदर कंडीशन जब आप रिसोर्स शेयरिंग में होते हो, तो उसमें शेयरिंग में अगर आपका डिवाइस ऑलरेडी प्रिविलेज में ये डाला गया है कि आप अपने पार्ट में कोई भी काम कर रहे हो तो वो सर्वर में आके सेव होना चाहिए, तो उस प्रिविलेज में भी आप इसको यूज़ करते हो। जैसे बैंक में इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, आपके एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी कहीं पे भी रिसोर्स शेयरिंग में है तो तब भी ये काम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि इनकेस अगर कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो हमें सर्वर कंडीशन से बैकअप में मिल सके, और अब हम रिसोर्स शेयर भी कर सके। इसके साथ ही हम एक प्रिंटर अगर अटैच कर देते हैं, तो यहाँ पे एक प्रिंटर अटैच कर दिया फॉर एग्जांपल, तो वो भी शेयरिंग में आ जाएगा। एक स्कैनर अटैच है, वो भी शेयरिंग में। कोई डिस्क अटैच कर रहे हो जिससे कोई फॉर्मेट और रिसोर्स शेयरिंग में डालना है तो आप डाल सकते हो। इन द सिंगल सर्वर आप इसके साथ 2 कंप्यूटर जोड़ लो, 4 जोड़ लो, 6 जोड़ लो,
तो ऑटोमेटिकली इसका क्लैरिटी यहाँ से होके जानी है। अब इसके बाद अगर आप मान लो कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिस्टम्स हमारे 10 हैं और 10 के अलग अलग ही सीपीयू हैं, ठीक है, तब भी क्या प्रोविजन है कि 10 के 10 सीपीयू में लोकल होस्टिंग की काम हो सकते हैं, लेकिन अगर ब्रांच वाइज कोई काम ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो बैकअप में यहाँ पे भी एंटर होता रहेगा, ताकि अगर इन केस कोई भी सिस्टम खराब हो तो हम बैकअप उठा सके अपने सर्वर से। ये भी फायदा हो सकता है आपको मल्टी प्रोसेसिंग में। तो प्रोसेसर वो मल्टीपल यूज करता है, एक तो अपना सीपीयू भी यूज करेगा इसका अपना, और एक जो सेविंग पोजीशन अगर डीबीए के कंट्रोल से प्रिविलेज लगा दिया गया है कि आपके सिस्टम में वो चीज़ स्टोर नहीं हो सकती, फाइल सेव नहीं हो सकती, तो वो जाके सर्वर के सिस्टम पे ऑटोमेटिकली सेव होगी क्योंकि प्रिविलेज लगा हुआ है। तो प्रोसेसिंग का सिस्टम शेयरिंग में भी आ जाएगा और आपके काम में भी वो एंट्री कर जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की कि मल्टी प्रोसेसिंग के बाद इसका एक काम होता है जिसको हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अगेन वेरी सिंपल। इसमें होता है हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम मीन्स कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं तो 3 आवर्स का टाइम टोटल आपको दिया गया है, तो आपको टीचर 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं देते क्योंकि 3 आवर्स हो गए हैं, तो वो आपको कह देते हैं कि पेपर हमें दे दीजिए, ठीक है। और अगर क्लास टेस्ट हो रहा है, क्लास टेस्ट में आपको 40 मिनट्स टीचर ने दिए, आपको अगर उन्होंने 5 मिनट और बढ़ा भी दिए तो ये हमारा सॉफ्ट में आ जाता है। एंड इन द साइंस स्टूडेंट्स यू ऑल नो दैट कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट फिजिक्स का हम कर रहे हैं या केमिस्ट्री का कर रहे हैं जिसमें कोई केमिकल प्रिजर्वेशन जो है वो आपस में मिक्स होनी है, या फिर आप कोई क्वांटम उठा रहे हो, कोई ऐसी रीडिंग उठा रहे हो जो बार बार फ्लक्चुएट हो रही है, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग टू होती है कि अगर आपकी टाइम के अकॉर्डिंग टू रीडिंग ठीक नहीं आ रही तो टीचर आपको कह देता है कि दोबारा से उसका रीडिंग लेके आओ, तो फिर मेरे पास आके उसकी रीडिंग दिखा सकते हो आप। तो हार्ड रियल टाइम हमेशा ही हमारा बहुत काउंटेबिलिटी में, साइंस में भी वर्क करता है, टेक्नोलॉजी में भी वर्क करता है और मैनुअल लाइफ में भी करता है। सॉफ्ट में होता है कि अगर आपका काम जो है वो दोबारा से शुरू हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे स्टूडेंट है, असाइनमेंट बना रहा है कोई, तो गलत हो भी गई है, टीचर ने लेनी है तो अलग बात है, बट अगर अभी टाइम नहीं हुआ तो दोबारा भी बना सकते हो। कोई फिक्सल मैंडेटरी चीज़ नहीं होती हमारे इसके बाद। हमारा जो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्ड रियल टाइम सिस्टम इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी यूजेज में है, और सीपीयू भी इसको हमेशा यूज़ करता है कि अगर आप डाउनलोड कर रहे हो फाइल या अपलोडिंग कर रहे हो तो थिंक अबाउट दैट कि अगर आप अपलोडिंग या डाउनलोडिंग कर रहे हो तो कई बार होता है ना आपको बार बार एरर आनी शुरू हो जाती है कि 5 मिनट्स हैं तो बढ़ने शुरू हो गए, वो से 8 मिनट्स बढ़ गए। तो डेटा लिंक लेयर क्या करती है कि जब एरर हैंडल कर रही होती है तो टाइम बढ़ाती है, तो हार्ड रियल टाइम में इससे भी बाहर आना पड़ता है उसको। सो लिंक मैं आपको दे दूंगी यूट्यूब का भी, जिसमें मैंने आपको फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल भी बताया है, उसको भी अच्छे से सुनोगे तो ये हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम तब समझ आएगा कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की यूजेज में ये आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है कि फॉर एग्जांपल आप पैरेलली कोई शेयरिंग कर रहे हो या आपने प्रोसेसेस पैरेलली चलाए हुए हैं एक से ज़्यादा। जैसे हमने मल्टी प्रोग्रामिंग में बात की कि एक ही रिसोर्स है तो उसको सारे यूज़ कर रहे हैं। अब अगर मान लो कि एक ही प्रिंटर है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ऑन क्यों हो रहा है, रीज़न हम अभी देखते हैं। एक ही प्रिंटर है और बार बार स्टेज बिजी जाती जा रही है, मतलब अगर इसने जो है कमांड दे दी है, रिसोर्स इसके पास है, तो इसके 100 पेजेस हैं, तो जब तक इसके 100 पेजेस नहीं खत्म होंगे ये तो वेटिंग में ही जाता रहेगा। मीनवाइल जो थर्ड है उसको भी नहीं पता कि कोई वेटिंग चल रही है, तो वेटिंग आ गई, तो डेडलॉक की कंडीशन आ सकती है। अब हर बार ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक की कंडीशन नहीं अराइज करता, वो क्या करता है कि आपको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में डालेगा। करेगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल इसके पास है 10 पेजेस, इसके पास 5 है, 2 है, 5 है, 2 है। सबसे पहले उसने देखना है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एक ही टाइम पे एंट्री हुई है, एंट्री होने के बाद उसने प्रोसेस चलाना है। सबकी एंट्री हो गई, अगर मान लो इसने पहले की, इसने बाद में की, इसने बाद में की, लाइन में लग गए जब सारे के सारे,
तो वो क्या करेगा, सबसे शॉर्टेस्ट जॉब पकड़ेगा। सबसे शॉर्टेस्ट जॉब है छोटी 2 पेजेस, मतलब अब एक हमारा मेमोरी में एरे प्रेजेंट करेगा जिसको नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पे बोला जाएगा गैंट चार्ट। तो इसमें अब प्रोसेस को चलना कैसे है देखिए, जब है कि P1 के पास, अब स्टार्टिंग सही से होनी है क्योंकि सीरियल ऑर्डर भी नहीं तोड़ना, सिक्वेंशियल भी रहना है, और सिक्वेंशियल में P1 सबसे पहले एंटर होगा। लेकिन शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के हिसाब से उसने प्रायोरिटी क्या दी है कि 2 पेजेस होंगे प्रिंट, मीन्स अभी 8 पेजेस उसके वेटिंग करेंगे, तो प्रोसेस दूसरे को मिलेगा। इसके 2 पेजेस होंगे, 3 पेजेस इसके वेटिंग में जाएंगे, तो इसका प्रोसेस भी मिला, एरे में इसको भी स्पेस मिल गई। उसके बाद आया प्रोसेस इसकी तरफ, टोटल 2 ही पेजेस थे और इसके पास 2 ही हैं, तो काउंट बच रहा है 0, लेकिन लाइन से भी बाहर नहीं आ सकता क्योंकि सीक्वेंस ऑर्डर भी चल रहा है टाइम शेयरिंग का, तो वो तोड़ा नहीं जा सकता। इसका 3 बच गया, तो डेफिनेटली है कि 2 आपने ले लिए हैं तो 3 बच गया ना, तो यहाँ पे आ गया P4। नेक्स्ट मिलेगा P5 को, वैल्यू आ गई अपडेटेड 0। अब जब वन टाइम एरे एक बार कोई भी विजिट कर लेता है अपनी मेमोरी को, तो दोबारा ट्रेवर्स जब करता है तो न्यू वैल्यूज के साथ करता है। तो न्यू वैल्यूज हमें मिल रही है 8, 3, 0, 3 एंड 0। ठीक है, अभी भी इसका काम बचा हुआ है। शॉर्टेस्ट जॉब अभी भी 2 ही है क्योंकि कम नहीं की जा सकती अभी भी, क्योंकि प्रोसेस से बाहर को कोई नहीं आया हुआ। तो यहाँ पे फिर से वैल्यू बच जाएगी न्यू 5, और सॉरी 2 गए तो 6, इसकी 1, ये अब लाइन से बाहर आएगा। देखो कैसे, पहले प्रोसेस गया P1 के पास क्योंकि उसकी 2 वैल्यूज थी 2 के पास। अब क्योंकि आगे अभी एरे तो ट्रेवर्स कर रहा है मेमोरी को, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई है कि ये 0 है, तो अब P3 रिलीज हो जाएगा फॉर द न्यू वर्क, फॉर द न्यू एग्जीक्यूशन। तो इसको वेटिंग भी नहीं ज़्यादा देर नहीं पड़ रही, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही और प्रोसेसर हमारा फ्री भी हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में थी वैल्यू हमारे पास 3, तो 3 में से 2 गए तो 1, मतलब 2 यूज होने हैं, तो यहाँ पे आ गया P4। नेक्स्ट आए जब शेड्यूलिंग के हिसाब से, तो P5 के पास वैल्यू थी 0, अब P5 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका प्रोसेस के पास अब कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वैल्यू P5 यहाँ पे आ जाएगी। अब इस तरह से बाकियों का भी सिनेरियो चलेगा जब तक ये सारा खत्म नहीं हो जाता, तो आपका ये गैंट चार्ट इस तरह से बनता जाएगा। इसको कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। होप सो आपको ये कोलैबोरेशन पसंद आ जाए। मैं इसके नोट्स भी आपको अभी टेलीग्राम में डालती हूँ, नोट्स देखोगे तो उससे इजीली समझ नहीं आएगा, इसको सुनोगे पहले वीडियो को, फिर उसको पढ़ोगे तो जल्दी समझ आ जाएगा आपको। और जो प्रैक्टिकल इसका है, अब मुझे पता है कि आपका प्रैक्टिकल कुछ हो नहीं रहा, तो इसका जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपको कल क्लास में परफॉर्म करवाऊंगी कि क्या कैसे हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस।